एक महिला एक बेहोश लड़की को साफ कर रही है। वह उसे नहलाती है, कपड़े पहनाती है, उसके बालों में कंघी करती है, मेकअप करती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है। जल्द ही लड़की को होश आ जाता है और वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने एक युवक को देखती है। वह अपना परिचय स्पेंसर के रूप में देता है और एक आवाज सहायक से उनका गाना बजाने के लिए कहता है। उसे शराब पिलाता है, उसे यकीन दिलाता है कि वह उससे प्यार करती है। लड़की उस पर यकीन तो करती है लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। जब स्पेंसर उसे यह कहते हुए सुनता है कि उसे उनकी पहली मुलाकात याद नहीं है तो वह अचानक उस पर हमला कर देता है और उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। फिर वह उसके शरीर को घसीटकर घर के पीछे एक धातु के बक्से में ले जाता है। उसी समय उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। डॉ. विक्टोरिया हैरिस, एक आनुवंशिकीविद, वह अपने बेटे से उसकी भावनाओं का वर्णन करने के लिए कहती है और एक नोटबुक प्राप्त करने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता है। विक्टोरिया प्रयोगशाला में जाती है जहां उसका बेटा हत्या के दौरान महसूस की गई भावनाओं का वर्णन करते हुए नोटबुक छोड़ जाता है। पार्कर के फोन से उसकी पढ़ाई बाधित होती है। विक्टोरिया फोन उठाती है और खुद को आभासी वास्तविकता में पाती है जहां उसकी समस्याओं से परिचित एक व्यक्ति उसका स्वागत करता है। विक्टोरिया की शिकायत है कि वह अपने बेटे की मदद करने की कोशिश कर रही है लेकिन वह इसकी सराहना नहीं करता है और उसके प्रयासों को आसान बनाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। वह इस बात से भयभीत है कि उसे उससे छीन लिया जाएगा लेकिन वह नहीं जानती कि आगे क्या करना है। पार्कर ने विश्लेषण के लिए स्पेंसर की हरकतों का दस्तावेजीकरण करने का सुझाव दिया लेकिन विक्टोरिया को सबूत बनाने में डर लगता है। फिर पार्कर ने निश्चित रूप से जानने के लिए प्रसारण का प्रस्ताव रखा। बाद में विक्टोरिया काले तरल पदार्थ के एक टब से उस सुबह मारी गई लड़की की हूबहू प्रतिकृति निकालती है। वह उसे नहलाती है, साफ सुथरा करती है और बिस्तर पर भेज देती है जहां स्पेंसर उसे ढूंढ लेता है। सब कुछ खुद को दोहराता है बावजूद इसके कि स्पेंसर को अब कमरे के कोने में एक कैमरा दिखाई देता है। यह जानते हुए भी कि उस पर नजर रखी जा रही है, वह लड़की को मार देता है और उसे घसीटकर धातु के बक्से में ले जाता है। फिर वह अपनी पहली मुलाकात को याद करता है। वह उस क्षेत्र में घूम रहा था तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति उसे अपनी कार से उतार कर चला गया जबकि आसपास कोई सड़क या फोन नहीं था। वह उसके पास गया लेकिन उसे संदेश मिला कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। स्पेंसर ने सूर्यास्त से पहले लौटने का वादा किया और लड़की को आवाज लगाई। उसने बताया कि आसपास सिर्फ 2 घर है जिनमें से एक उसकी माँ का है। लड़की ने अस्थायी आश्रय के लिए कहा और अपना नाम एशले बताया। वर्तमान में स्पेंसर अपनी माँ को बताता है कि प्रत्येक हत्या के साथ तनाव को कम करने में मदद कम होती जा रही है क्योंकि क्लोन कृत्रिम लगता है। विक्टोरिया उसे याद दिलाती है कि यह उसका चौथा प्रयास है और वह कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह अपने बेटे को खोने से डर रही है। बाद में वह पार्कर से संपर्क करती है और वह कठोरता से बताता है कि वह अपने बेटे के अपराधों में सहयोगी बन गई है। वह उसे याद दिलाती है कि एक पिता के तौर पर वह भी जिम्मेदार है। विक्टोरिया अब अगले क्लोन पर लंबे समय तक काम करने का इरादा रखती है ताकि उसे यथासंभव मानव जैसा बनाया जा सके। वह आशा करती है कि स्पेंसर हत्याओं के बीच लंबे अंतराल को सहन करने में सक्षम हो जाएगा और बाहरी दुनिया के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। वह क्लोन पर अधिक ध्यान देने की योजना बना रही है, हालांकि उसकी कंपनी को उसकी सख्त जरूरत है क्योंकि वे प्रत्यारोपण के लिए विकसित अंगों को जारी करने वाले हैं। विक्टोरिया अगला क्लोन बनाती है लेकिन अपने बेटे से कहती है कि एशले अभी उसके कमरे में रहेगी। स्पेंसर शांति से सहमत हो जाता है और चित्र बनाने बैठ जाता है। बाद में वह लड़की को देखता है लेकिन विक्टोरिया दरवाजा बंद कर देती है। स्पेंसर रेगिस्तान में जाता है और चींटियों को देखकर उन्हें एशले के चेहरे पर खींच देता है। बाद में उसे अचानक पड़ोसी के घर पर एक कार दिखाई देती है। मारिसा पढ़ाई के बाद आराम करने के लिए अपने माता पिता के खाली घर पर पहुंची है। लड़की, जो भविष्य में वकील बनती है, कला में रुचि रखती है। वह अपने सामान के लिए स्पेंसर से मदद मांगती है और स्पेंसर उसकी मदद करता है। उस शाम मारिसा विक्टोरिया के घर कुकीज लेकर उनका शुक्रिया अदा करने आती है। विक्टोरिया चिंतित है लेकिन उसका बेटा समझ नहीं पा रहा है कि उसने क्या गलत किया। विक्टोरिया पार्कर से संपर्क करती है और उसे सब कुछ बताती है। पार्कर को अफसोस होता है कि वे स्पेंसर को दुनिया से नहीं छिपा पाए। विक्टोरिया ने क्लोन को अपने पिछले जीवन की चुनिंदा यादें दिखाने का अपना निर्णय साझा किया तथा आशा व्यक्त की कि इससे उसे अधिक वास्तविकता का एहसास होगा। अगले दिन स्पेंसर मारिसा से मिलने जाता है और उसे अपना एक चित्र देता है जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह अपनी गर्दन पर टैटू बनवाने की योजना भी बताती है जिससे स्पेंसर उत्साहित हो जाता है लेकिन वह खुद को रोक लेता है। उस शाम वह अपनी माँ को इसके बारे में बताता है और वह अगले दिन क्लोन तैयार करने का वादा करती है। उसे याद है कि पहली बार जब वह एशले को घर लेकर आया था, लड़की बाथरूम गई, कुछ अवैध पदार्थ लिया, शराब का घूंट पिया और व्यवहार करने से पहले एक खास गाना बजाने के लिए कहा। वर्तमान में विक्टोरिया एशले के क्लोन को अपने बेटे के बारे में बताती है जिसने उसे एक दुर्घटना के बाद पाया था और उसे कला के बारे में उससे बात करने की सलाह देती है। वह एशले को स्पेंसर के कमरे में ले जाती है जहां वह उसे शराब देता है और अपना गाना बजाता है। लड़की उसके चित्रों को देखती है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन जब वह अपना चेहरा देखती है तो वह डर जाती है। फिर स्पेंसर उसे मार देता है। विक्टोरिया दरवाजे के पीछे से डरावनी आवाजें सुनती है और सब कुछ खत्म होने का इंतजार करती है। बाद में स्पेंसर कहता है कि हालांकि यह असली नहीं था लेकिन उसे अच्छा महसूस हो रहा है। वह अपनी माँ को गले लगाता है जिससे बाद में पार्कर को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि स्पेंसर ने कई वर्षों तक शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं दी थी। विक्टोरिया उत्साहित है और उन्हें उम्मीद है कि इससे मानव व्यवहार थेरेपी को विनियमित करने में सफलता मिलेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो स्पेंसर लोगों के बीच रह सकेगा तथा कभी कभी खुराक लेने के लिए ही अपनी माँ के पास लौटेगा। अगली सुबह मारिसा स्पेंसर को पास के शहर में एक नई प्रदर्शनी में आमंत्रित करती है और कहती है कि वह एक कलाकार है। लड़की भाग जाती है और स्पेंसर को याद आता है कि कैसे एशले ने उसके कामों की जांच की थी। उसने उसकी बाह पर एक ओरोबोरोस टैटू देखा था और जब उसने संभावित अंतरंगता का संकेत दिया तो उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद
काले वैद से एक और क्लोन निकलता है। विक्टोरिया उसे फिर से साफ करती है और अपने बेटे से कुछ और समय तक इंतजार करने को कहती है। इस बार क्लोन एक वास्तविक व्यक्ति की तरह बन जाएगा और उसके पागलपन के बीच के अंतराल लंबे होंगे। बाद में वह एशले को बताती है कि वह एक दुर्घटना में थी, स्पेंसर ने उसे ढूंढ लिया और अब विक्टोरिया उसका इलाज कर रही है। हालांकि एशले को याद नहीं है कि उसका घर कहाँ है, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। विक्टोरिया एशले को सैर पर ले जाती है और उसे स्पेंसर का बचपन का वीडियो दिखाती है जिसमें वह अपने कुत्ते के साथ है। फिर वह उसे कुत्ते की कब्र दिखाती है जो कथित तौर पर एक कार दुर्घटना में मर गया था। पास में एक और ऐसी ही कब्र है और एशले को आश्चर्य होता है कि कुत्ते इतनी बार क्यों मरते हैं। विक्टोरिया बताती है कि इस दुनिया में हर कोई मरता है, एशले भी मरेगी। स्पेंसर उन्हें देखता है और उसे याद है कि कैसे उसकी पहली हत्या के बाद उसकी मां ने शव को देखकर उसके चेहरे पर वार किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि उस लड़की के बारे में कोई नहीं जानता तो उसने तुरंत आगे क्या करना है इस बारे में सोचा। वर्तमान में मारिसा और स्पेंसर प्रदर्शनी में भाग लेते हैं और वह स्वीकार करता है कि उसे घर पर ही शिक्षा दी गई थी। तथ्य यह है कि प्राथमिक विद्यालय में उसने गलती से एक सहपाठी को पहाड़ी से नीचे धकेल कर मार डाला था। मारिसा उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि वह तब एक बच्चा था। वह उसे गैलरी में प्रदर्शित उसकी ड्राइंग दिखाती है, उसे विश्वास दिलाती है कि वह एक असली कलाकार है और उसे चित्र बनाते रहना चाहिए। इस बीच विक्टोरिया को पता चलता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है। बाद में मारिसा स्पेंसर को घर ले जाती है और खिड़की में एशले की छवि देखती है। उसकी माँ उसे फटकार लगाती है। उसने मारिसा के चित्र देखे और बहुत चिंतित हो गई, जबकि विक्टोरिया उसे अवज्ञा के लिए डांटती है। एशले यह सब सुन लेती है। लड़की तरोताजा हो जाती है। उसे काले रंग का तब याद आता है और कैसे उसके बाद उसे साफ किया गया। फिर उसे अपनी गर्दन पर हाथ रखे जाने और किसी चीज के उसका पीछा करने के डर की याद आती है। सुबह विक्टोरिया पोर्च पर एशले को पाती है। एशले कुछ भयावह घटनाओं को याद करती है और अपने सपनों के बारे में बताती है। विक्टोरिया को एहसास होता है कि क्लोन उसकी मूल यादों को जगा रहा है, लेकिन वह एशले से कहती है कि वह इसे एक सपना समझे। वह बताती है कि स्पेंसर बहुत शर्मीला है, इसलिए वह उससे छिपता है, लेकिन उसने ही उसे बचाया था। उन्हें बस इंतजार करने की जरूरत है। बाद में विक्टोरिया पार्कर से संपर्क करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ था। उसे यकीन है कि एशले को खुद की याद आ रही होगी। शायद उसने कुछ गलतियां की हो, या शायद यह डीएनए मेमोरी हो, या शायद भगवान उन्हें हत्याओं के लिए सजा दे रहा हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो क्लोन सिर्फ एक कॉपी नहीं है। फिर भी वह उसे अपने बेटे को देने के लिए तैयार है। पार्कर उनके साथ न होने के लिए माफी मांगता है और विक्टोरिया फोन काट देती है। उस शाम एशले स्पेंसर के कमरे में प्रवेश करती है, जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है। वह कालीन के नीचे बचे हुए खून के धब्बों को देखती है और अपने चेहरे के चित्रों की जांच करती है। लड़की स्केचबुक चुराकर अपने कमरे में वापस आ जाती है, जहां विक्टोरिया जल्द ही आ जाती है। वह एशले को आश्वस्त करती है और वादा करती है कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। बाद में वह अपने बेटे से एशले के बारे में बात करती है और वह प्रयोग जारी रखने से इनकार कर देता है। वह अब क्लोन को मारना नहीं चाहता। उसकी माँ उसे बचपन में की गई क्रूरता की याद दिलाती है और बताती है कि कैसे कोई भी डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता। वह उसे मारिसा को मारने से मना करती है। उस समय मारिसा विक्टोरिया के घर के पास पहुंचती है और उसे एशले के साथ फूलों की देखभाल करते हुए देखती है। वह चुपके से उन दोनों की तस्वीर खींचती है और भाग जाती है। कुछ समय बाद विक्टोरिया को उसकी कंपनी से एक फोन आता है, जिसमें उसे शेयर धारकों की बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। वह स्पेंसर से कहती है कि वह जा रही है और एशले को अभी उसके कमरे में बंद कर दिया जाएगा। एशले को यह पसंद नहीं है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। इस बीच मारिसा को एशले की तस्वीर इंटरनेट पर मिलती है और उसे पता चलता है कि वह डकैती और धोखाधड़ी के लिए वांछित है। इस बीच विक्टोरिया कार्यालय पहुंचती है और स्पेंसर को मारिसा का संदेश मिलता है। वह कहता है कि उसे उनके घर में रहने वाली लड़की के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। यही संदेश विक्टोरिया के डिवाइस पर भी भेजा जाता है और प्रबंधन के साथ अपने मुद्दों के बावजूद वह घर लौट जाती है। उसी समय मारिसा आती है। वह स्पेंसर को समझाती है कि वह उसके बारे में चिंतित है, क्योंकि एशले खतरनाक हो सकती है, और एशले को अचानक गला घोंटने की अनुभूति याद आती है। स्पेंसर मारिसा की ओर बढ़ता है और लड़की डर जाती है, लेकिन कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। एशले को पेंट्री में हथौड़ा मिलता है और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। स्पेंसर मारिसा का गला घोंटता है, लेकिन वह बोतल लेकर उसे मार देती है। वह किसी तरह से उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब हो जाती है और स्मार्ट होम को 911 डायल करने का आदेश देती है। हालांकि स्पेंसर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही एशले ताला तोड़कर कमरे से बाहर निकलती है, वह उसे फर्श पर फेंक देता है। वह देखती है कि स्पेंसर ने बोतल के टुकड़े से मारिसा को मार डाला है, लेकिन तभी विक्टोरिया की कार घर के पास आकर रुकती है। एशले प्रयोगशाला में छिप जाती है और विक्टोरिया की रिकॉर्डिंग देखकर उसे पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। विक्टोरिया मारिसा की लाश देखती है और अपने बेटे को पीटती है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने उससे लड़की से बातचीत न करने को कहा था। स्पेंसर बताते हैं कि मारिसा को एशले के बारे में पता चल गया और वह एक खतरा बन गई। इस बीच एशले वैट की जांच करती है और अपने लापता होने की घोषणा के साथ मॉनिटर चालू करती है। विक्टोरिया को आपातकालीन कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता और उसे एहसास होता है कि पुलिस आने वाली है। वह अपने बेटे को एशले को लाने का आदेश देती है। एशले लापता व्यक्ति के विशिष्ट चिन्ह और ओबोरोस टैटू के बारे में पढ़ रही है और उसका साफ हाथ देखती है। स्पेंसर को खाली कमरा और टूटा हुआ ताला मिलता है। वह अपनी माँ से कहता है कि वह उसे दोष लेने दे। एशले अपनी रचना की फुटेज देखती है और रोती है।
विक्टोरिया अपने बेटे को याद दिलाती है कि वह हमेशा उसके पक्ष में है और उसे मारिसा को बायो कंपोस्टर में फेंकने का आदेश देती है। वह दालान में चली जाती है जहां एशले उसे हथौड़ा लेकर मिलती है और जानना चाहती है कि वह कौन है। विक्टोरिया चिल्लाती है कि उसने उसे बेहतर जीवन दिया, लेकिन एशले को दर्द और आतंक याद है। वह जानती है कि उन्होंने उसे कई बार मारा है, जिसका मतलब है कि वे राक्षस है। एशले हथौड़ा उठाती है, लेकिन इसके बजाय एक कैबिनेट टूट जाता है। स्पेंसर शोर सुनता है और मारिसा को छोड़कर घर में भागता है। वह एशले को पकड़ लेता है, लेकिन लड़की छूटकर बाहर भाग जाती है। वह अंधेरे में छिप जाती है और जब स्पेंसर को इसकी उम्मीद नहीं होती तो वह उस पर हमला कर देती है और उसका सिर डामर पर पटक कर मार देती है। उसी समय पुलिस आ जाती है। विक्टोरिया अपने बेटे के शव के पास जाती है और उसके ऊपर रोती है, जबकि एशले को पुलिस ले जाती है। बाद में वह अपने बेटे की तस्वीरों और चित्रों को नष्ट कर देती है, पार्कर के शब्दों को सुनकर कि उसने इस अंत की आशा की थी। महिला पार्कर को अलविदा कहती है, संचार टैबलेट तोड़ती है और अपने छोटे बेटे के फुटेज को फिर से देखती है। इस बीच स्पेंसर के क्लोन का चेहरा काले वैद से उभरता है। एक साधारण हॉरर फिल्म को क्लोनिंग और मातृ प्रेम की अक्सर पूरी तरह से विनाशकारी शक्ति के बारे में एक विज्ञानफाई थ्रिलर में बदलकर दर्शकों की उम्मीदों को धता बता दिया। आप